हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में, जहां हम भारत का प्राचीन इतिहास बुक को अध्ययन करने वाले हैं। यह बुक रामशरण शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक को मैं आज आप लोग के सामने लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला हूं और आप लोग को समझाने वाला भी हूं। अगर आप इस बुक के पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट 801 क्लासेस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो बुक है ये बहुत ही सरल भाषा में हमें प्राचीन भारत का इतिहास समझाने में मदद करता है। अगर इस बुक की विषय वस्तु को हम देखें तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। हम प्राचीन भारत का इतिहास क्यों पढ़े वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। तो जो प्राचीन भारत है ना, ये बहुत ही विविधता भरा था और इसे हम विविधता में एकता के रूप में देखते हैं। और फिर हम यहाँ देखेंगे कि वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता, कि वर्तमान में हम अतीत यानी इतिहास में क्या क्या हुआ था वो हमें अभी के दृश्य में क्या देखने को मिलता है, और फिर इसका कालक्रम के बारे में देखेंगे। तो ये है पहला चैप्टर जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व को समझाने में मदद करता है। इसके बाद आता है प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। तो देखिए इसमें लगभग 20 प्लस हमें चैप्टर देखने को मिलता है। आप लोग के सामने कुछ यहाँ पर 7 चैप्टर है। फिर हम देखेंगे, फिर यहाँ आपको नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। तो देखिए यहाँ पर टोटल आपको 15 चैप्टर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ आपको 16 से लेकर 24 तक देखने को मिल रहा है, यानी 20 से प्लस ही हो गया। और देखते हैं इसमें और भी हमें चैप्टर देखने को मिलता है। तो इसका मैं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ 25 से लेकर 33 तक लास्ट चैप्टर हमको देखने को मिलता है, जहाँ हम विज्ञान और सभ्यता की विरासत देखेंगे। तो आज हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इतिहास का महत्व। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए जो पहला चैप्टर है ये है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा यूट्यूब में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और मैं इस बुक का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को कृपया आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कारण हैं इसे अध्ययन करने का। इससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहाँ और किस प्रकार किया, कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे हुई, और संग्रहण करने की प्रवृत्ति को विकसित कर किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित एवं व्यवस्थित किया। तो पहले लोग शिकार करते थे, घूमते थे, फिरते थे और खाते थे। और जब कृषि का विकास हुआ उस समय से लोग एक जगह बैठना शुरू कर दिए। अगर आप कृषि करते हैं तो अपने खेत को ध्यान में रखेंगे ना, इसीलिए लोग उसी जगह पर बैठना शुरू कर दिए, क्योंकि उन लोगों ने कृषि करना आरंभ कर दिया था। मान लीजिए आपके घर में कृषि हो रहा है और आप धान रोप लिए और चल गए कहीं घूमने के लिए, तो आपका जो खेत है वो जानवर द्वारा चराया जाएगा, मतलब जानवर खा जाएगा। इसीलिए आप उस खेत को ध्यान से निरीक्षण करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, आपको उसमें बेड लगाना पड़ेगा। इसीलिए लोगों ने क्या किया, जो खाद्य संग्रहण थे, मतलब घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, वो वाला छोड़कर जब कृषि की शुरुआत हो गई तब से लोग एक ही जगह बैठना शुरू कर दिया और अपने खेत को ध्यान देने लगे ताकि पशु उसके फसल को खा ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार लोगों ने बैठना यानी एक स्थान पर बैठना शुरू कर दिया। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया। प्राकृतिक संसाधन मतलब आपके सामने जो कुछ भी है वो संसाधन ही है, जिसमें हम कोयला ले लिए, धान ले लिए, लोहा ले लिए, ये सब का पता हम प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। और इसके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का निर्माण हुआ, कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए ये हमें इतिहास से ही मिलता है। क्या आप कोई अभी जहरीली
पौधा खा सकते हैं? जैसे हम साग खाते हैं, तो हम साग क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसको खाने से कुछ नहीं होगा। हमारे जो पूर्वज थे वो पहले से ही इसको खाते आ रहे हैं, तो हम भी आँख मूंद कर उसे खा लेते हैं, क्योंकि पता है कि इसे खाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक जहरीली पौधा दे दिया जाए तो क्या आप उसको खा सकते हैं? लेकिन नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि यह हमारे पूर्वज द्वारा अभी तक नहीं खाया गया है। अगर हम खाएंगे तो हमें इससे हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसीलिए हम उस अनजान चीज़ को नहीं खाते हैं जो हमारे पूर्वज द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया था। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग ये इसको समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायात के साधन का इंतजाम कैसे किया। किस प्रकार लोगों ने यातायात के लिए पहिए का निर्माण किया, आश्रय के लिए झोपड़ियाँ बनाई और भोजन के लिए खेती-बाड़ी स्टार्ट की। खेती, बुनाई, कताई, धातु निर्माण आदि क्रियाएं की शुरुआत कैसे की, तो ये हम इतिहास में ही देखने को मिलता है। वनों को काटकर गांव बनाना, शहर और अंततः एक साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की, तो ये हम इतिहास में ही देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या लोगों को दरअसल अब तब तक सभ्य नहीं, मतलब आप सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इससे कैसे पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हैं? जब तक कि वे लिखने का कौशल यानी स्किल ना जान ले। जब तक लोग लिखना नहीं समझ लेते थे तब तक उन्हें हम सभ्य नहीं मानते थे। आज भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ चलन में हैं, जैसे देवनागरिक हो गया, रोमन हो गया, ये सब प्राचीन काल में ही विकसित हुई। वर्तमान समय में प्राचीन भाषाओं के लिए भी यह सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं हिंदी का, इसका मूल संबंध प्राचीन काल से ही है और वह कई सदियों में विकसित हुई। ठीक है, इसके बाद है विविधता में एकता। विविधता में एकता हम अपने भारत में देखते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ देखने को मिलता है। तो विविधता में एकता हम प्राचीन काल में भी देखते हैं। विभिन्न रेस मतलब जनजातियों और जनजातीय समूहों के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफ़ी रोचक है। आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्यन, सिथियन, हुक, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। भारत में लोग क्यों आए? क्योंकि भारत का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। यहाँ लोग रहने के लिए मतलब उत्सुक थे। अगर आपको हम बोल दें कि आप जाकर ग्रीनलैंड में रहिए, तो क्या आप वहाँ रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। लोग ग्रीनलैंड से आकर भारत में बैठने लगे, क्योंकि यह एक गर्म प्रदेश है। उतना भी गर्म नहीं जितना हम मतलब यहाँ की गर्मी हमें हम सह सकते हैं, सह लेते हैं ना भारत की गर्मी। आप विदेश में देखते हैं वहाँ 12 महीना आपको ठंडा देखने को मिलता है, जो कि लोगों के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए प्राचीन काल में आर्यन हो गया, ग्रीक हो गए, ये सब लोग भारत में आकर बैठने लगे, अपना घर बनाने लगे। हर जनजातीय समूहों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला, शिल्प, भाषा, साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। जब सभी समुदाय के लोग एक साथ मिले तो सबका साहित्य निर्माण, भाषा, शिल्प, कला में अपना अपना योगदान दिए। ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गुथे हुए हैं कि आज भी इसकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो विविधता में एकता जो हम अभी देखते हैं वो एक्चुअल में प्राचीन काल से ही भारत में मौजूद है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और पूर्व से लेकर पश्चिम यानी आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के सांस्कृतिक तत्वों का इस्तेमाल प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता है। ठीक है, आर्यों को उत्तर में वैदिक और पौराणिक संस्कृति तथा
तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें सेम देखने को मिलता है। हालांकि ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथ जो कि मुंड हो गया, द्रविड़ हो गया और कई संस्कृतक शब्द भी पाए जाते हैं। किसमें? वैदिक ग्रंथों में हमें क्या देखने को मिलता है? मुंडा हो गया, मुंडा जो कि झारखंड का एक जनजाति है, द्रविड़ हो गया और कई संस्कृतर शब्द भी पाए जाते हैं। ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था, उत्पादन और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इसी तरह इसे हम संगम साहित्य कहे जाने वाले सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी पाली भाषा और संस्कृति के कई शब्द पाए जाते हैं। आपको पीटी में पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा संगम साहित्य। कौन सा? संगम साहित्य, जो कि तमिल ग्रंथों में पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व 300 से सन 600 तक प्रयोग किए गए थे। यह भाषा गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं को दर्शाने वाली भाषा थी। फिर हम देखते हैं कि आर्यों ने पहले भी जो पूर्व के प्रदेश है, यानी आपका हो गया असम हो गया, नागालैंड, ये सब जो राज्य है, इन पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले जनजातियों ने इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस क्षेत्र के लोग जो कि मुंडा हो गए, कोलारियन भाषा बोलते थे। कौन से लोग? जो पूर्वी प्रदेश में रहते थे। पूर्वी प्रदेश मतलब जो ये भारत है ना, भारत, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन लोगों में भी यह भाषा बोली जाती थी। इस क्षेत्र के लोग मुंडा एवं ये तो हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग देखते हैं क्या इंडो आर्यन भाषा में जो शब्द प्रयुक्त हुए थे, यानी उपयोग में लाए गए थे, वो थे कपास, नौकायान, खुदाई और डंडा इत्यादि जैसे शब्द। कई शब्दों को भाषाविद में मूलतः मुंडा भाषा से लिया गया है, यानी जो शब्द सरल लगा वो वहाँ से उठाकर अपने संस्कृति में जोड़ लिए बोलचाल में, मतलब ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में सुप्रभात हम लोग नहीं बोलते हैं, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिंदी में हम लोग सुप्रभात नहीं बोलते हैं, हमें शॉर्ट में बोलना होता है गुड इवनिंग। तो इस प्रकार के जो लोगों को अच्छा भाषा लगा, शॉर्ट लगा, वो अपने दैनिक जीवन में उन लोगों ने उपयोग किया। हालांकि छोटनागपुर का पठार जो कि हमें देखने को मिलता है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़, ये छोटनागपुर के जो पठार वाला इलाका है, छोटनागपुर के पठार में मुंडा के कई क्षेत्र है, लेकिन मुंडा संस्कृति के अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इंडो आर्यन भाषा में कई द्रविड़ शब्द भी पाए जाते हैं। वही बात है भाई कि जो जिसको अच्छा लगा वो अपने बोलचाल में यूज़ करने लगा। यही हमें विविधता में एकता देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों की जितनी व्याख्या मुंडा संस्कृति प्रभाव के आधार पर की जा सकती थी, उतनी ही द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है। ठीक है। अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया हूं, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अनुसार इसको अच्छा से फिर कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि है। अभी आपको भारत में कई धर्म देखने को मिलता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो प्राचीन काल से ही है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा यानी जो हिंदू हो गया, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, किंतु इन सभी धर्म संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य यानी
एक प्रकार का कोरिलेशन स्थापित किया एवं संवाद स्थापित किया। भारतवासी बेशक विभिन्न विभिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाज को मानते थे, लेकिन उसकी नियति जीवन शैली समान थी। अलग अलग धर्म मानने से क्या होगा, लेकिन उन लोग की जो जीवन शैली थी वो समान थी। क्या उन लोग खाना नहीं खाते थे? भात जो बोलते हैं हम लोग, क्या उन लोग भात नहीं खाते हैं? ऑब्वियसली खाते हैं, लेकिन अपने अनुसार वो भात नहीं, उसको चावल कोई बोलता है, कोई राइस बोलता है, ठीक है, कोई पानी को वाटर बोलता है, कोई जल बोलता है। इस प्रकार सभी अपने अपने धर्म मानते थे। कोई अगरबत्ती जलाता है तो कोई धूप जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है। तो इस प्रकार भारत में जितने भी धर्म हमें देखने को मिलता है सब तो अलग अलग है, लेकिन सबकी जीवन शैली क्या है, समान है। हमारा जो देश विविधताओं के बावजूद अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है, ठीक है। तभी तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। फिर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ अतीत काल में लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया। अतीत काल में एकता के लिए क्या किए, संघर्ष किए। भारतीय प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से भली भांति सुपरिभाषित था। हम भारतीय प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो भारत के पड़ोसी देश है उसी को हम भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। वो अच्छा खासा में सुपरिभाषित है और इसकी भौगोलिक एकता सांस्कृतिक समन्वय से परिपुष्ट थी। हालांकि इसके भीतरी कई राज्य, भाषा, सांस्कृतिक और समुदाय थे और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई की नामांकन विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था कि यह जनपद किसका है, कि यह एक हिंदू धर्म का है, यह एक मुसलमान धर्म का है। तो जो जनपद होता था यह विभिन्न विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। हालांकि पूरे देश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के कारण आर्यावर्त पड़ा। हम लोग जानते हैं कि भारत को हम आर्यावर्ते कहते हैं ना, आर्यावर्ते। एगो जो गीत निकला था भारतवर्षे आर्यावर्ते निकला था ना, तो वही से मतलब वो गीत यहीं से लिया गया है कि हम भारत को एक आर्यों के लिए आर्यावर्त भी कहते हैं। आर्यावर्त का अभिप्राय उत्तर और केंद्रीय भारत से है। आपको पीटी में पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो यह आर्यावर्त शब्द है ये संपूर्ण भारत के लिए लागू होता था कि नहीं, तो आपका उत्तर होगा नहीं, यह सिर्फ उत्तर और केंद्रीय भारत के लिए लागू होता है। हम इसी को आर्यावर्त कहते हैं क्योंकि इसी क्षेत्र में आकर आर्य बैठे थे। इसका फैलाव पूर्वी से पश्चिमी समुद्र तक था, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश तक था। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या ऋग्वेद और महाभारत में भारत की व्याख्या जनजाति परिवार के रूप में मिलती है, लेकिन महाभारत और उत्तरावर्ती गुप्त काल के सांस्कृतिक ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा है। तो ये जो भारत है ना, इसको हम पहले एक कबीले जो होता है, समुदाय होता है, उसके नाम पर हम भारत इसका नाम रखते हैं, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाभारत एवं ऋग्वेद में देखने को मिलता है। लेकिन महाभारत और पूर्ववर्ती गुप्त काल के सांस्कृतिक ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा है। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था। पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए हम भारतवर्ष का उपयोग करते थे और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। गुप्त काल के बाद भारतवर्ष जो है ये गुप्त काल के बाद इस्तेमाल होने लगा। भारतीय या भारतवासी जैसे पदबंध गुप्त काल के बाद के ग्रंथ में इस्तेमाल हुए, ठीक है। तो ये जो भारतवर्ष है ये गुप्त काल के बाद इस्तेमाल हुए और इसे हम पृथ्वी के 9वें हिस्से के रूप में प्रयुक्त करते हैं।
पहले होता था, सॉरी। और फिर हम देखते हैं क्या हिंदू शब्द की उत्पत्ति, जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। जो हिंदू शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, ईरानी शिलालेखों से। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृति में हिंदू शब्द से ऐसे अर्थराष्ट्र की परिभाषा करता है जिसकी इतनी आसान नहीं है। लिया गया है। ईरानी भाषा में स ध्वनि बदलकर हो जाती है। आप लोग देखें कि बहुत सारे जो बच्चा है हमारे आसपास में स को ह पढ़ते हैं, कोई स को फ बोलते हैं, पढ़ते हैं ना। तो उसी प्रकार ईरानी भाषा में जो स है वो स बदलकर क्या हो जाता है, ह हो जाती है। ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंडस पर स्थित एक जिला के रूप में है, इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध ना तो धर्म से था ना ही समुदाय से। ठीक है, हिंदू मतलब धर्म से नहीं था कि आप हिंदू धर्म से हो। एक्चुअली में जो हमारा सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी है ना जम्मू कश्मीर तरफ, तो उसी सिंधु नदी को बदलकर हिंदू हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि ईरानी भाषा में स को बदलकर क्या हो जाता है, ह हो जाता है। और वही हिंदू कहाँ से आया है, हिंदू सिंधु से आया है। यह ह बदलकर क्या हो गया, स हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन कवि, जो प्राचीन कवि है, कालिदास हो गया और तुलसीदास हो गया। प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखते थे। वे इस भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तट तक एक छत्र फैले हुए विस्तार साम्राज्य के रूप में बताते हैं। जिन राजाओं ने हिमालय से केप केमोरिन, जो कि केप केमोरिन कहाँ है, केप केमोरिन आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु, केप केमोरिन तक, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु से आगे तक का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की। किसने, राजाओं ने। इनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। जो जितना अपने क्षेत्र विस्तार को फैलाएगा उसको ज़्यादा प्रशंसा मिलता था समाज में। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब जो अपने क्षेत्र को ज़्यादा विस्तार करेगा। प्राचीन काल में ऐसे राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने दूरंतदर्शी को छोड़कर, दूरंतदर्शी एक क्षेत्र है दक्षिण को, माफ़ करना, दूरंत दक्षिण को छोड़कर, ये जो भारत का तमिलनाडु वाला इलाका है उधर छोड़कर पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक के शिलालेख भारत पाकिस्तान के अधिकतम हिस्से से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। फिर तभी तो हमें अशोक का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ देखने को मिला, अफगानिस्तान में। अशोक दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाए, वो अफगानिस्तान तक गए, यानी उत्तर की ओर उनका विस्तार ज़्यादा था। फिर हम देखते हैं, फिर 4वीं सदी में चंद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की। कौन, समुद्रगुप्त ने गंगा यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक विजय यात्रा की, यानी अपने क्षेत्र को उतना दूर तक विस्तार किया। और ऊपर हम लोग क्या देखे, अशोक सिर्फ उत्तर की ओर ही जा रहे थे। ठीक है, जितना हो सके अफगानिस्तान से ऊपर के इलाके पर उनका कब्जा हो चुका था। आज मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है। फिर हम यहाँ देखेंगे क्या, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि 7वीं शताब्दी में जो चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। कौन, हर्षवर्धन पूरे
उत्तर भारत के राजा थे। कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत की विभिन्न राजनीतिक ढांचा समावेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शकों की नज़र में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया कि भारत एक ही है। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश की नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। इंडस नदी के नाम पर ही हमारा देश भारत पड़ा हुआ है। ठीक है, भारत मतलब हिंदुस्तान। फिर इसको हम विस्तार में देखेंगे अगले चैप्टरों में। किनारे पर रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने इसी नदी के नाम पर भारत देश का नाम रख दिया। हिंदू शब्द संस्कृति में सिंधु से लिया गया है, जो कि ऊपर आप लोगों ने देखा 100 को द में बदल दिया। इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो कि ग्रीक शब्द की काफ़ी करीब है। फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने जो सिंधु क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, उस सिंधु क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान रख दिया। किसने? ईरानी शासकों ने इंडिया को हिंदुस्तान रखा, वो सिंध क्षेत्र को जीतकर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि भारत का जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। हमें इंडिया देखने को मिलता है, हमें हिंदुस्तान देखने को मिलता है, हमें भारत देखने को मिलता है। तो भारत एक समुदाय के लिए उपयोग होता था। हिंदुस्तान शब्द रखा ईरानियों ने, और जो ये इंडस है इसी के आधार पर इंडिया पड़ा। इंडिया मतलब इंडस जो सिंधु नदी है, इसको हम इंग्लिश में इंडस कहते हैं और इसी के नाम पर इंडिया पड़ा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जाकर इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस अध्याय के दौरान भारत में भाषायिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की लगातार कोशिश दिखती है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृतिक भाषा और पाली भाषा आप देखते हैं, पढ़े हैं मतलब आप लोग जैन धर्म पढ़े हैं, और यहाँ पर बौद्ध धर्म में आप लोग पाली और संस्कृत भाषा से परिचित होंगे। तो भारत के बड़े हिस्से में बोलचाल के रूप में यूज़ होता था क्या? प्राकृतिक भाषा। जैसे हम अपने गांव में अपना मातृभाषा बोलते हैं, खोट्ठा जैसे हम लोग बोलते हैं, उस प्रकार भारत के काफ़ी हिस्से में हमें देखने को मिलता है कौन सा भाषा? सांस्कृतिक भाषा, जो कि वो लोग अपने बोलचाल में यूज़ करते थे। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि में प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। प्राकृतिक भाषा में है, लेकिन लिपि कौन सा है? ब्राह्मणी लिपि। जैसे कि हमारा जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, उसी प्रकार जो अशोक के शिलालेख है वो तो लिखी गई है ब्राह्मणी लिपि में, लेकिन भाषा कौन सा है? प्राकृतिक भाषा है। बाद में यही स्थान संस्कृति को मिला और संस्कृति ने, जो संस्कृति शब्द है, भाषा है, संस्कृति शब्द ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। जैसे हमारे यहाँ राजभाषा अभी क्या है? हिंदी है। उस प्रकार संस्कृति ने प्राचीन भारत में राजभाषा का काम किया। 4ठी शताब्दी में गुप्त काल के समय यह प्रक्रिया विशिष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि गुप्त काल के समय भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का क्या हुआ? उद्भव हुआ। राजशाही दस्तावेज किस भाषा में लिखे जाते थे? सांस्कृतिक भाषा में। जिस प्रकार अभी सरकारी कामकाज आपको इंग्लिश भाषा में देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको हिंदी में भी देखने को मिलता है, उस प्रकार पहले राजाओं का जो दस्तावेज होता था वो संस्कृति में लिखे जाते थे। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि रामायण और जो महाभारत है, यह प्राचीन महाकाव्य तमिल में
जो तमिल का क्षेत्र है उसी धरती में देखने को मिलता है। यह कहाँ लिखा गया? तमिल धरती पर भी उतना ही उत्सव और भक्ति से पढ़े गए जितना बनारस और तक्षशिला के विद्यमानों के बीच। ठीक है, ये मतलब आपको दक्षिण में भी पढ़ने को मिला और देखने को मिला कि बहुत सारे विद्यमान दक्षिण में भी पढ़ रहे थे और उत्तर भारत में भी पढ़ रहे थे। मूलतः संस्कृति में रचित इन महाकाव्यों के विभिन्न भाषाओं में कई संस्करण तैयार यानी ट्रांसलेशन किए गए। ये जो महाभारत और रामायण है ये किस भाषा में लिखे गए? सांस्कृतिक भाषा में लिखे गए, सांस्कृतिक भाषा में लिखे गए, लेकिन इसका ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में होता गया। ठीक है, हालांकि भारतीय संस्कृति मूल्यों और विचार की अभिव्यक्ति चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन इसका साहित्य समेत भारत में लगभग एक सा रहा। भारत में एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास का ध्यान देना आवश्यक है। एक विभिन्न प्रकार मतलब एक विशेष प्रकार का यहाँ व्यवस्था देखने को मिलता है जो कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच वाला व्यवस्था है ना। भारत में उत्तर भारत में विकसित हुई वर्ण जाति व्यवस्था पूरे देश में फैल गई। इसकी ईसाई एवं मुसलमान को भी प्रभावित किया। क्या यह व्यवस्था सिर्फ हमें हिंदू धर्म में ही देखने को मिलता है? नहीं, ये हमें ईसाई धर्म एवं मुसलमान धर्म में भी देखने को मिलता है। जहाँ तक कि ईसाई और मुसलमानों ने भी हिंदुत्व की जाति व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया, तो यह जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बहुत ही खराब है। इसे हमें हटाना होगा एक सिविल सर्वेंट बनकर। ठीक है, वर्तमान के लिए अतीत की क्या प्रासंगिकता है? तो वर्तमान की समस्या के मद्देनज़र भारत के अतीत के अध्ययन का महत्व और बढ़ जाता है कि वर्तमान की जो समस्या है, जाति व्यवस्था हो गया, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए हम अध्ययन करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम देखते हैं कि शुरू में भारत में किसी प्रकार का जाति व्यवस्था नहीं था। यह तो मनगढ़ंत एक कहानी बनाया गया था कि लोग, तुम क्षूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तो ये एक मनगढ़ंत कहानी था कि, लेकिन ये ना नहीं होना चाहिए था एक्चुअली में। इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और इसी के कारण हमें अभी आरक्षण देना पड़ रहा है। अगर ये नहीं होता तो भारत में आरक्षण जैसा सिस्टम नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को आपस स्थापित करना चाहते हैं। अभी के जो लोग हैं इसको, जो प्राचीन काल में था वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं था, उस प्रकार अभी करना चाहते हैं, लेकिन यह इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए बहुत हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और कुछ लोग भारत के गौरवशील अतीत से भावनात्मक रूप से प्रभावित है। यह कला और वास्तुकला को संरक्षित करने या उसके प्रतीक सरोकार रखने से अलग बात है। वे प्राचीन समाज और संस्कृति की पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने अभी समझा। इसके लिए अतीत की साफ एवं स्पष्ट समझदारी की अपेक्षा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अतीत काल में लोगों ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान और तकनीकी की बराबरी करने के लिए यह उन्नति भी पर्याप्त नहीं है। हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय भी प्रमुखता से विद्यमान था। निचले तबके यानी SC/ST के जो लोग हैं, विशेषकर क्षुद्र और अति क्षुद्र यानी अस्पृश्य को जिस तरह अक्षम बना दिया गया था, यानी उन लोग ब्राह्मण लोग थे, उन्हीं ने क्षुद्रों को बहुत ही नीचे गिरा दिया। वह आधुनिक मस्तिष्क के लिए असहम था। इसी तरह न्यायिक व्यवस्था और महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रथा पुरुषों की पक्ष में काम करती थी, यानी महिलाओं को कम दर्जा मिला किसी काम को करने में, तो पुरुष को बहुत ही ज़्यादा। ये सब हम इतिहास को पढ़कर ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्राचीन भारत में ये सब व्यवस्था नहीं था।
जीवन के पुराने तौर तरीके स्वाभाविक रूप से इस सभी अमान्यता को पुनर्जीवित और मजबूत करेगा। प्राचीन काल में लोगों द्वारा प्राकृतिक और मनुष्य प्रदत्त आपदाओं पर विजय पाने की सफलता हमारे भीतर उम्मीद जगा सकती है और भविष्य के लिए हमें सबल यानी कठोर संबल दे सकती है। लेकिन अतीत की तरफ जाने के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि उस सामाजिक असमानता को बनाए रखना जिससे भारत पीड़ित रहा, तो उसे हमको हटाना ही होगा एक सिविल सर्वेंट बनकर। अतीत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। अतीत हम क्यों पढ़ते हैं? इसी चीज़ को समझने के लिए। फिर हम देखेंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद है। पुराने मूल्य, मर्यादा, सामाजिक रीति रिवाज तथा प्रथा हमारी चेतना में इतने भीतर तक समाये हुए हैं कि उसे आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता। दुर्भाग्यवश से जीवन की यही बुराइयां व्यक्ति और समेत देश के विकास को बाधित करती है कि नहीं। अभी जॉब जो आ रहा है ये SC ST को ज़्यादा आरक्षण दे रहा है और जनरल को बहुत कम। अगर सबको आरक्षण मिलता तो कंपटीशन हाई होता, लोगों को अच्छा खासा पढ़ने में रुचि होता। या फिर अगर आप देखते हैं भाई भतीजावाद भारत में बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो ये क्यों चलता है? ये जाति व्यवस्था के ही कारण, ठीक है। तो इसे कम करेंगे तो हमारा भारत ऑब्वियसली नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा, विकास हमको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अतीत और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर औपनिवेशिक, जब भारत में अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ, वो औपनिवेशिक काल में इसे जानबूझकर थोपा गया, ठीक है। अतीत की इन बुराइयों का जब तक उन्मूलन नहीं किया जाता, भारत बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकता। जाति व्यवस्था और अलगाववाद भारत की लोकतांत्रिक एकीकरण विकास के लिए बाधक है। जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रह के कारण शिक्षित लोग भी मानव श्रम का सम्मान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर कोई आपका जूता पॉलिश कर दे रहा है तो कितना वो महान काम कर रहा है, लेकिन आप उसे समझते हैं कि यह निम्न जाति का, इसका काम ही यह करना है। तो आप यह नहीं समझिए कि वह आपने मतलब अपना श्रम शक्ति उसमें लगा रहा है। और मैं भी देखिए, मैं कभी सामान खरीदता हूँ ना, मान लो कि एक साठी में खरीदता हूँ तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। जैसे कि इसमें जो कॉटन का जो सूता लगा हुआ है यह बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, लगभग 100 से प्लस का ही लगा हुआ है। इसमें मेहनत कितना ज़्यादा लगा, इसमें बटन कितना ज़्यादा लगा है। तो वो जितना दाम बोलता है ना, उससे हमें मतलब संतुष्टि नहीं होता, हम उससे ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा श्रम लगता है एक शर्ट को बनाने में, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही सोचिएगा, जो कि आपके जो पेपर 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने व्यक्तित्व का विकास करें कृपया। और यह सामान्य मामलों पर भी एकीकरण होने के बाधा पहुंचता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार, भारत में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार बेशक दिया गया, लेकिन परंपरागत सामाजिक शोषण उन्हें समाज में अपने उचित भूमिका निभाने से वंचित रखता है। समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के जीवन का सच भी यही है। प्राचीन इतिहास का अध्ययन हमें इन दुराग्रहों की जड़ों को जांच परखने में मदद करता है और जाति व्यवस्था को बनाए रखने, महिला को दोहरम दर्जा देने, संकीर्ण धार्मिक अलगावों को बढ़ावा देने वाले कारणों को उजागर करता है। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये हमें देखने को मिलता है वर्तमान में, और इसको दूर करने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, और ख़ास करके प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है।
इसलिए प्राचीन भारत के अध्ययन से हमें ना सिर्फ इसकी प्रासंगिकता का बोध होता है, बल्कि अतीत के वास्तविक स्वभाव को समझने में भी सहायता मिलती है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के मार्ग में उपस्थित होने वाले असली बाधाओं को समझ बनती है। तो यह तो चैप्टर हो गया ख़त्म, लेकिन हमें बहुत कुछ ज्ञान देकर गया कि हम अपने देश को यदि विकसित करना चाहते हैं तो कौन कौन से बाधा है, इन बाधा को किस प्रकार हल किया जाए और क्या यह बाधा जो हमारे सामने अभी मौजूद है, क्या यह प्राचीन काल से ही हमारे समाज में देखने को मिलता है या फिर यह वर्तमान में लाए गए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कुछ बोलने में हिचकिचाहट हुई, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम, जो कि यही वाला है जहाँ ये हाईलाइट किया हुआ है ना, टारगेट 801 क्लासेस, यहाँ से जाकर आप अपना इस पार्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए। अब हम कल फिर अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार के बारे में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कल जब यह पाठ पढ़ाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन